वर्कशीट की श्रृंखला में आज हम नेताजी का चश्मा वर्कशीट को लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ जो अब तक बोर्ड्स के एग्जाम में आते रहे हैं। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा आपसे जो एग्जाम में आ जाए जो आपको नहीं आए। अब हम वर्कशीट की ओर चलते हैं। वीना की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज हम नेताजी की वर्कशीट पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में चित्रित कस्बे का चित्रण कीजिए। वहाँ जो कस्बा है उस कस्बे के बारे में आपको बताना है कि कस्बा कैसा है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका। और नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना और भी सारी चीजें आप इसमें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने मूर्ति के बनने में होने वाली देरी के लिए किसे जिम्मेदार समझा। लेखक ने इस मूर्ति में होने वाली देरी के लिए शासन व्यवस्था को जिम्मेदार समझा। नगर पालिका के बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी और बहुत सारा समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ। जो उपलब्ध बजट था उसमें भी काफी देरी हुई और अनुमान लागत के अनुसार अनुमान नहीं लगाया गया और काफी समय ऊहापोह तर्क वितर्क में चिट्ठी पत्री में आदि बर्बाद हुआ, इसलिए मूर्ति को बनाने में देरी हुई। दिखने में नेताजी की मूर्ति कैसी लग रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति संगमरमर की थी और यह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में नेताजी की मूर्ति को देखते ही उनके दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते। केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, मूर्ति को एक असली चश्मा पहनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, एक इसमें प्रश्न रह गया है, नेताजी का चश्मा पाठ में नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर क्या व्यंग छिपा हुआ है। देखिए इस प्रश्न में, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 2016 में आया है ये। नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक ने नगर पालिका की कार्य पद्धति पर व्यंग किया है। नगर पालिका का बहुत सारा समय असमंजस में तथा चिट्ठी पत्री जैसी औपचारिकताओं में नष्ट हो गया, जिसके कारण कार्य होने में देरी हो जाती है और अंत में जल्दबाजी में ही कार्य ठीक से नहीं किया जाता बल्कि मात्र औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। नगरपालिका की कार्य पद्धति में औपचारिकता एवं दिखावे को ही अधिक महत्व दिया जाता है। कागजी कार्यवाही पूरी होनी चाहिए, ऑन पेपर बहुत परफेक्ट वर्क होना चाहिए, चाहे प्रैक्टिकली वो वर्क कैसा भी दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5, नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल और सराहनीय क्यों कहा गया। देखिए सीमित बजट और सीमित बजट के बावजूद नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई। इससे पता चलता है कि समाज में अभी भी नेताजी जैसे देशभक्तों के प्रति लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा की भावना जीवित है और इसी कारण नेताजी की मूर्ति लगाने का कार्य एक सफल एवं सराहनीय कार्य था। इससे आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इससे जुड़ी रहेंगी, इससे प्रेरित होती रहेंगी और देशभक्ति की भावना का संचार भी होता रहेगा। कैप्टन कौन था और उसे कौन सी बात आहत करती थी। कैप्टन एक चश्मे वाला साधारण व्यक्ति था, बूढ़ा, मरियल, कमजोर, पैर से एक लंगड़ा था और वो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का काम करता था। उसे इस बात से बहुत दुख होता था कि कस्बे के चौराहे पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है उस मूर्ति पर उनकी पहचान बताने वाला उनकी आंखों का चश्मा गायब था। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9, 10, 11, 12 में आया हुआ है ये। और कैप्टन को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपने पास रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को पहना देता था। लेकिन जब भी कोई ग्राहक उस फ्रेम की दरकार करता यानी कि डिमांड करता तो वो मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा उतार कर वहां दूसरा लगा देता और मूर्ति से क्षमा मांगता और वहां दूसरा लगा देता और ग्राहक को वो चश्मा उतार कर दे देता था। इसी कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता। अगला प्रश्न है हमारा, पानवाला एक हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था परंतु उसके मन में संवेदना भी थी। ये भाव स्पष्ट कीजिए आप। पानवाला एक हंसोड़ स्वभाव का यानी कि हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था और कैप्टन चश्मे वाले का वो मजाक
बढ़ाता था, परंतु कैप्टन की मृत्यु हो जाने पर वह बहुत उदास भी हो गया। हवलदार साहब ने जब कैप्टन के बारे में पूछा, तब पान वाले ने अपनी धोती के सिरे से अपनी गीली आंखों को पोंछा और वो कहा कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। और उसकी ये संवेदनशीलता उसके इस कार्य से प्रकट होती है कि वह बेशक अपने हिस्से की जिम्मेदारी ना निभा पा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में कैप्टन चश्मे वाले के लिए उसके मन में सम्मान की भावना मौजूद थी। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब कैप्टन की मृत्यु पर क्यों दुखी हो गए? हवलदार साहब कैप्टन की मृत्यु पर इसलिए दुखी हो गए क्योंकि अब उन्हें मूर्ति पर कोई भी चश्मा लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। और इस प्रकार क्योंकि कस्बे के एक सच्चे देशभक्त को उन्होंने खो दिया था और सोच रहे थे कि कस्बे में पहले की तरह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो अवश्य होगी, परंतु कैप्टन की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं होगा और अब मूर्ति बिना चश्मे की ही दिखाई देगी, इसलिए कैप्टन की मृत्यु पर वो दुखी हो गए। सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आईं? मूर्ति के चेहरे पर सरकंडे का बना चश्मा लगा देखकर हवलदार साहब की आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि देश के बलिदान करने वालों के प्रति अभी भी लोगों के मन में श्रद्धा का भाव मौजूद है। ऐसी भावनाएं रखने वाले लोगों को का देश कभी गुलाम नहीं हो सकता और जो लोग अभी भी देशभक्ति की भावना को रखते हैं, उनसे कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो बलिदानी हैं उनके कार्यों को सम्मान मिलता है और अभी भी देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जीवित है। नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देशभक्ति की भावना को स्पष्ट किया है कि देश के निर्माण और विकास की प्रक्रिया में केवल जो सेनानी हैं या स्वतंत्रता सेनानी है वो ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक अपने अपने तरीके से अपने अपने हिस्से की देशभक्ति को निभा सकता है और बड़ों के साथ बच्चे भी इसमें शामिल हैं और देश के प्रत्येक नागरिक और इसकी चीजों से प्यार करने वाला, देश की समृद्धि के लिए प्रयास करने वाला हर व्यक्ति, हर देशभक्त है और वो इस कहानी का आप उसे किरदार कह सकते हैं या इस कहानी से प्रेरणा लेने के लिए हमें अपने अपने हिस्से की देशभक्ति अवश्य निभानी चाहिए। जैसा भी मौका मिले हमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखना चाहिए। अगला प्रश्न, महत्व मूर्ति के कदरंग का नहीं बल्कि उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी मजाक की बात बनकर रह गई है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था उसकी इस कार्य को लोग मजाक उड़ाया करते थे, जिनमें से पान वाला भी एक था। तो यहाँ पर मूर्ति जो बनाई गई, जैसी भी बनाई गई, वो भी चीज इसमें आप ले सकते हैं कि चश्मे वाला कैप्टन एक साधारण फेरी लगाने वाला व्यक्ति था और कैप्टन की मृत्यु के दिन पान की दुकान सहित चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। इससे लोगों में कैप्टन के प्रति सम्मान की भावना का पता चलता है। कैप्टन की देशभक्ति की भावना के कारण सभी उसका अत्यधिक सम्मान करते थे। एक सामान्य व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा, प्रेम, सम्मान की भावना है, उससे सिद्ध होता है कि किसी भी कार्य में उसके पीछे छिपी भावना ही महत्वपूर्ण होती है, वरना मूर्ति के कद और रंग का नहीं बल्कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कितना सम्मान है, ये भाव भी बहुत महत्व रखता है। यही इस का मूल विषय है। कहानी के मूल में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। देखिए, नेताजी का चश्मा कहानी लेखक ने देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए और हमें अपने हिस्से की देशभक्ति निभानी चाहिए, यही संदेश दिया है। देश के निर्माण में और उसके विकास में प्रत्येक नागरिक का अपने अपने तरीके से योगदान होना चाहिए और देश सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसके प्रति कर्तव्यों की जिम्मेदारी हम सभी को निभानी चाहिए। इस प्रक्रिया में बड़ों के साथ छोटों को भी आगे बढ़ना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक और सभी चीजों से हमें प्यार करना चाहिए, देश की समृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए और हर नागरिक को अपने हिस्से की देशभक्ति प्रकट करनी चाहिए। देश के लिए कुछ भी करने का मौका मिले उसे वो करना चाहिए। देश प्रेम किसे कहते हैं? आप अपने हिस्से की देशभक्ति कैसे प्रकट कर सकते हैं? देखिए, देश के लिए आप कुछ भी करते हैं, पानी बचाते हैं, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है उसको आप टेक केयर करते हैं, यहाँ रहने वाले आवारा जानवरों का ख्याल रखते हैं, पेड़ पौधों का ख्याल रखते हैं, हरियाली रखते हैं, गंदगी नहीं करते। आप कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं जिसमें औरों का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। हर छोटे बड़े काम में देशभक्ति आप दिखा सकते हैं। जितनी भी देशभक्ति आप अपने हिस्से की, जरूरी नहीं है हम सेना में भर्ती होकर ही देशभक्ति प्रकट करें, नहीं, हम यहाँ रहकर भी अपने हिस्से की देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं। इसमें आप अपने अनुभवों को जोड़ सकते हैं।
सेनानी ना होते हुए भी लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन चश्मे वाला, कैप्टन शब्द खेल जगत से जुड़ा हुआ है जिसे प्रतिनिधित्व करना कहते हैं, यानी कि टीम का को लीड करता है कैप्टन। तो यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला उसका किसी ने हंसी मजाक में, व्यंग में या उसके मजाक उड़ाने के उद्देश्य से उसका नाम रखा होगा। कप्तान जिसे हिंदी में कहते हैं, हम कैप्टन को कप्तान कहते हैं, तो अपने हिस्से की देशभक्ति निभाने और मुक्ति के प्रति इतनी संवेदना रखने के कारण लोग उसकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से उसे कैप्टन कहते होंगे। वह सेनानी नहीं था, लेकिन सेनानी ना होते हुए भी एक साधारण और अपंग नागरिक होते हुए भी वो अपने उस भावनाओं को बचा कर रखा उसने, और देश के प्रति सम्मान की भावना अपने बूते से जितना वो कर सकता था उसने निभाई। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला एक हंसोड़ व्यक्ति था, हर समय पान खाता रहता था। पान खाने से उसकी व्यक्ति सी काली लाल हो गई, मुंह कभी लाल दिखता था, और लोगों का हंसी मजाक करना और लोगों की व्यंग करना उस पर, और वो जब हंसता था तो पेट उसका हिलता था, हर समय मुंह से पान चबाता रहता था। और कहीं ना कहीं वो बेशक ऊपर से बहुत कठोर दिखाई देता हो, लेकिन पान वाले की मृत्यु पर जब वो दुखी हुआ तो उसके इस पहलू के भी दर्शन हमें होते हैं। यहाँ पर आप पानवाला के बारे में पूरी बातें बताएंगे। उलंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, यहाँ पर पहली बात तो किसी की भी शारीरिक अक्षमता का मजाक उड़ाना ये गुनाह है, अमानवीयता है, यानी कि हमें किसी की अपंगता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ पर बेशक वो फौज में नहीं जा सकता, लेकिन अपने हिस्से की जिम्मेदारी को वो निभा रहा है, और जो बिल्कुल अच्छे हैं, सच्चे हैं, भगवान की दुआ से जिनके सभी अंग सुरक्षित हैं और अच्छे हैं, स्वस्थ हैं शरीर, वो लोगों पर व्यंग करने में अपना समय खराब करते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें अपने विचार जोड़ सकते हैं। पहले तो उसकी अपंगता के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो बहुत गलत है, ये अमानवीय है, ये नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें किसी के ऊपर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो अपनी जिम्मेदारी को जैसे निभाता है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी सम्मान करना चाहिए। किसी भी चौराहे पर मूर्ति के लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? देखिए, किसी भी महान व्यक्ति की मूर्ति सिर्फ ये सोचकर लगाई जाती है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो देश के लिए किया, हम वो उससे प्रेरित हों, अपने जीवन में भी हम कुछ अच्छा प्रयास करने की कोशिश करें, और अपने इतिहास से जुड़कर हम अपने वर्तमान को स्ट्रांग बनाएं। यानी कि जब तक हमें हमारा जड़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम पेड़ के ऊपरी हिस्से को मजबूत नहीं बना सकते। हमारा कल हमारा अतीत है, और उस अतीत की जानकारी हमारे हर भावी पीढ़ी के बच्चे को होनी चाहिए। तो हम उस मूर्ति से प्रेरणा ले सकते हैं, अपने वर्तमान पर गर्व बनाने का अवसर दे सकते हैं, अपने इतिहास पर प्राउड फील कर सकते हैं, और अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की योजना बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, उत्तर समझ में आए होंगे। ये थोड़ा मैंने संकेत मात्र में आपको आंसर दिए हैं, आप इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर सीन पैसेज आता है तो 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, और अगर चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चंस ही आपको करने के लिए आएगा, जिसमें से एक ही आपको करना होगा। तो उम्मीद है अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जिन बच्चों को हेल्प हो सकती है उनको जरूर मौका मिलना चाहिए अपने अंकों को बढ़ाने का, और यही मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप मेरा साथ अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।